हाँ, लिखेंगे सामान्य गुण। सामान्य गुण में पहला हाइड्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शक गैस होता है। पारदर्शक गैस होता है जो जल में अल्प विलेय होते हैं। अल्प विलेय होते हैं। सेकंड, वायु से क्रिया। हाँ, सेकंड, वायु से क्रिया। देखो, हाइड्रोजन जो होता है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? H2O का निर्माण करता है। तो लिखेंगे यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाते हैं। जल बनाते हैं। रिएक्शन लिख लो। तीसरा, धातु ऑक्साइड से क्रिया। धातु ऑक्साइडों से क्रिया। धातु ऑक्साइडों से क्रिया। तो देखो, PbO लेड ऑक्साइड आपका कर सकते हैं Na2 जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। और अगर ये हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो उस धातु ऑक्साइडों को वह तुरंत धातुओं में अपचयित कर देगा। Pb धातु सोडियम धातु में अपचयित हो जाएगा, अपचयित कर देगा, स्वयं किससे बदल जाएगा? H2O जल में परिवर्तित हो जाता है। तो हाइड्रोजन का गुण होता है कि वह धातु ऑक्साइडों को धातुओं में अपचयित कर देता है। तो लिखेंगे यह धातु ऑक्साइड को धातुओं में धातु ऑक्साइड को धातुओं में अपचयित कर देता है। धातुओं में अपचयित कर देता है। रिएक्शन लिख लो। अगला हाइड्रोजनीकरण। चौथा,
हाइड्रोजनीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, अधिकांश टिप्पणी इस पर आता है। तो देखो, ये वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल है, ठीक है। और यह निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वनस्पति तेल जो होता है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपका कह सकते हैं कि उच्च दाब तथा लगभग 120 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर, उच्च दाब तथा लगभग 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर, इसमें वनस्पति तेल का मतलब वनस्पतियों से जो प्राप्त होते हैं, जैसे सोयाबीन, कड़ू का तेल आपका हो गया, ये सब सरसों का तेल इत्यादि, इसमें निकिल उत्प्रेरक डाल करके और उच्च दाब और 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके जो ही हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, तो यह वनस्पति तेल जो है वह वनस्पति घी अर्थात डालडा, डालडा जैसे गगन, खाओ गगन रहो मगन, ठीक है। तो वह डालडा का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को हम तेलों का हाइड्रोजनीकरण, इसको क्या कहते हैं, तेलों का हाइड्रोजनीकरण। तो तेलों का हाइड्रोजनीकरण या तेलों का कठोरीकरण कहते हैं, तेलों का हाइड्रोजनीकरण या तेलों का कठोरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो वनस्पति तेल होते हैं वह क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं और जम करके डलडा का निर्माण करते हैं। तो लिखेंगे वनस्पति तेल में निकिल चूड़ चाहे निकिल उत्प्रेरक डालकर उच्च दाब तथा 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर, नहीं 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर यह वनस्पति घी कोष्ठक में डालडा कोष्ठक बंद का निर्माण करता है, डालडा का निर्माण करता है। रिएक्शन लिख लेंगे, हो गया, नीचे लिख लो। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण, इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण या कठोरीकरण कहते हैं। तेलों का हाइड्रोजनीकरण या कठोरीकरण कहते हैं। कन्फर्म, ठीक है।
अगला, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया। हम देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या क्रिया होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया, जैसे यहाँ पर H2C डबल बॉन्ड CH2, अर्थात वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या आपके कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एथिलीन, एथिलीन। इसको कहते हैं एसीटिलीन। क्या कहते हैं? एसीटिलीन। तो ये आपका एसिटिलीन या आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथाइन, एथाइन हो जाएगा। और इसमें निकिल उत्प्रेरक डालकर लगभग 150 से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस जब प्रवाहित करते हैं, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बंद होता है, तो एक पाई बंद टूटेगा तो दोनों कार्बन की एक एक संयोजकता फ्री। तो H2C और सिंगल बॉन्ड CH2 और एक एक संयोजकता से यहाँ पर H2 H सिंगल बॉन्ड H टूट जाएगा, एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन पर जुड़ जाएगा, तो CH3 हो जाएगा। तो ये हो गया एथेन। क्या हो गया? एथेन का निर्माण हो जाएगा, अर्थात एल्केन। इसी तरह देखो, ये एल्काइन है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको देखो, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके आज जो ही हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो इसमें दो पाई बंद है, तो एक पाई बंद टूटेगा तो एक एक हाइड्रोजन दोनों कोने पर जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा H2C सिंगल बॉन्ड CH2। ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, तो एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिलीन। आप फिर से हाइड्रोजन गैस निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित करेंगे, तो फिर से एक पाई बंद टूटेगा और एक एक कार्बन फिर से जुड़ जाएगा, तो एक एक हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? H3C सिंगल बॉन्ड CH3, एल्केन बन गया ना। तो एल्केन में क्या बन गया? एथेन का निर्माण हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे हाँ, इसमें लिखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया में लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन से योगात्मक क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन से योगात्मक क्रिया के फलस्वरूप एल्केन का निर्माण करते हैं। एल्केन का निर्माण करते हैं। रिएक्शन लिख लो दोनों।
हो गया। हाँ देखो, अगला है नाइट्रोजन से क्रिया। नाइट्रोजन से क्रिया, देखो नाइट्रोजन जो होता है लगभग 3 भाग हाइड्रोजन से यफी उत्प्रेरक और मालिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में 200 एटीएम दाब और 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये आपस में क्रिया करके और NH3 अर्थात अमोनिया गैस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी अमोनिया गैस की बनाने की आवश्यक परिस्थिति क्या है, 200 एटीएम दाब और 450 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। ठीक है, तो लिखेंगे नाइट्रोजन से क्रिया, इसमें लिखेंगे यफी उत्प्रेरक व यमोवर्धक की उपस्थिति में वर्धक मालिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में 200 एटीएम दाब 200 एटीएम दाब तथा 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। रिएक्शन लिख लेंगे। हो गया। अब लिखेंगे उपयोग। उपयोग में पहला हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में दूसरा अपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि धातु ऑक्साइड को धातुओं में अपचयित करता है, तो अपचायक के रूप में। तीसरा वनस्पति घी तथा HCl बनाने में चौथा कृत्रिम पेट्रोल के निर्माण में
हो गया। अगला हेडिंग, भारी जल, हैवी हैवी वाटर, हैवी वाटर। सुनो, हैवी वाटर, भारी जल किसे कहते हैं? सुनो, साधारण जल का सूत्र होता है H2O। साधारण जल का सूत्र H2O। अगर आपसे पूछा जाए जल किसे कहते हैं, तो आप लोग कहते हो कि हाइड्रोजन के मोनो ऑक्साइड को हम जल कहते हैं। तो हाइड्रोजन के किस ऑक्साइड को? मोनो ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन के मोनो ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? जल कहते हैं। लेकिन D2O, अगर पूछा जाए भारी जल किसे कहते हैं, तो ये ड्यूटेरियम है। डी का मतलब ड्यूटेरियम, कल बताए थे। H12 या D12 को ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो ड्यूटेरियम के ऑक्सीजन कैठो है? एक। तो ड्यूटेरियम के मोनो ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? हैवी वाटर कहते हैं, जिसका अणु सूत्र H2O होता है। ड्यूटेरियम, अब इसका परमाणु भार कितना होता है? 2 होता है। तो 2 होता है, और परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। साधारण जल का अणु भार कितना होता है? 18 होता है। जबकि ड्यूटेरियम का निकालें तो ड्यूटेरियम का परमाणु भार 2, और 2 ठो है तो 4, और ऑक्सीजन का 16, 16 4 20। तो ड्यूटेरियम का अणु भार कितना होता है? 20 होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक 1 है, और 2 ड्यूटेरियम है तो 2, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 8। तो 8 2 10, यानी ड्यूटेरियम के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ड्यूटेरियम के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या 10 होती है। और जो हम लोग साधारण जल पीते हैं, उस साधारण जल के यानी 6000 बूंदों में 1 बूंद भारी जल का पाया जाता है। 6000 बूंदों में 1 बूंद क्या होता है? भारी जल पाया जाता है। तो इसका खोज, इस भारी जल का खोज यूरे तथा बासबर्न, यूरे तथा बासबर्न नामक वैज्ञानिक ने किया था। कंफर्म? तो लिखेंगे इसका अणु सूत्र, इसका अणु सूत्र D2O। अणु सूत्र D2O होता है D2O होता है। इस भारी जल का खोज भारी जल का खोज सर्वप्रथम 1932 में यूरे और बासबर्न
यूरे और वाशबर्न ने किया। वाशबर्न वाशबर्न ने किया। भारी ड्यूटेरियम के मोनोऑक्साइड ड्यूटेरियम के मोनो ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। मोनो ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। जल कहते हैं। हो गया। अब लिखेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि में पहला जल के विद्युत अपघटन द्वारा, हेडिंग है। फिगर बनाएंगे। बना।
हो गया। स्टील कैथोड, हाँ देखो आ जाता है कि विद्युत अपघटन, यानी जल के विद्युत अपघटन। तो जल के विद्युत अपघटन द्वारा भारी जल के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो कहेंगे साधारण जल के 6000 भागों में एक भाग क्या होता है, भारी जल प्राप्त होता है। इस साधारण जल से भारी जल यानी H2O से, साधारण जल का सूत्र H2O होता है और भारी जल का सूत्र D2O होता है। तो साधारण जल H2O से D2O प्राप्त करने के लिए एक स्टील का कैथोड पात्र लेते हैं और उसमें यानी साधारण जल को भर करके और उसमें निकिल एनोड प्लेट को डुबो देते हैं, ठीक है। और इस जल में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल करके इसकी नॉर्मलता 0.5 NaOH कर लेते हैं। समझा यार, इसकी नॉर्मलता कितनी कर लेते हैं, 0.5। अर्थात देखो हम जानते हैं नॉर्मलता N बराबर भार बटा तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में होता है। तो आयतन लीटर में होता है, तो देखो यहाँ पर नॉर्मलता है 0.5, भार W तुल्यांकी भार NaOH का 40। अब मान लो अगर ये 10 लीटर जल है तो यहाँ पर 10 भरेंगे, तो W बराबर 10 से 10 में समाप्त हो गया 5 और 5 को 20, 200, तो 200 ग्राम, ठीक है। अगर 10 लीटर ये जली विलयन ले रहे हो तो अगर इसमें क्या कर देंगे, N बराबर W का मान 200 ग्राम, तुल्यांकी भार 40 और 10 लीटर, इसको जब सॉल्व करोगे ठीक है तो 0.5, ठीक है। तो इसलिए अगर 10 लीटर ये जली विलयन ले रहे हो तो उसमें कितना ग्राम NaOH मिला दो, 200 ग्राम NaOH मिला दोगे तो इस जली विलयन की सांद्रता 0.5 NaOH हो जाएगा। हो गया, समझा यार। और जब हो जाएगा तो निकिल एनोड और स्टील कैथोड की सहायता से अब इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। और विद्युत धारा तब तक प्रवाहित करते रहते हैं जब तक कि इस टोटल जल का आयतन घट करके आयतन का 1/6 भाग न रह जाए, यानी 10 लीटर का 1/6वां भाग, यानी जैसे 60 लीटर का 1/6 भाग कितना होगा, 10 लीटर। बोलो जी, 6 से भाग दे देंगे 10 लीटर हो जाएगा, 1/6वां भाग रह जाए। तो जब 1/6 भाग तक अगर रह जाए, ठीक है, 1/6 भाग तक रह जाए, तब इस जल में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि NaOH मिलाए हैं तो जल कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। और जब इसमें CO2 गैस प्रवाहित करके और इस जल को उदासीन कर लेते हैं, और जब जल उदासीन हो जाए तो इस जल को हम आशुद्ध कर लेते हैं, अर्थात शुद्ध कर लेते हैं। और शुद्ध करके पुनः इसमें हम क्या करते हैं, या जो जल बचा रहेगा उस जल में फिर से NaOH मिला करके इसकी सांद्रता 0.5 NaOH कर लेते हैं और करके पुनः कैथोड और एनोड प्लेट की सहायता से भारी विद्युत धारा को प्रवाहित करके यह प्रक्रम लगातार कितना बार,
7 प्रक्रम तक करते, 7 बार करते हैं। तो 7 बार करते हैं। तो 7 बार करने के बाद जो शेष जल इस उपकरण में रह जाएगा वह संपूर्ण जल क्या होगा? D2O। हाँ, 7 बार करेंगे यानी इस तरह का यानी संयंत्र कै गो लेंगे? 7 गो जोड़ लेंगे, 7 गो जोड़ लेंगे। तो 7 गो जोड़ लेंगे, तो 7 गो जोड़ेंगे तो इसके लिए हमको जल क्या लेना पड़ेगा? बहुत ज्यादा, हजारों लीटर लेंगे, हजारों कई हजार लीटर लेंगे। तो पहले प्रक्रम में NaOH घोल करके सांद्रता 0.5 n कर लेते हैं और 0.5 n करके विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो जल भाप बन करके उड़ता जाता है, यहाँ गैस बन करके निकलता जाता है। चिन्ह नोट कर लेते हैं, ठीक है? चिन्ह नोट कर लेते हैं कि कितना चिन्ह तक यहाँ पर आयतन लिखा रहता है। जैसे मान लो 60 लीटर है जल और उसमें NaOH मिला करके सांद्रता 0.5 कर लिए और 5 करके जब दोनों प्लेटों की सहायता से धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें से जल गैस के रूप में बाहर निकलता जा गया। आज जब 60 लीटर का 1/6 भागा था 10 लीटर रह जाए तब तक हम क्या करेंगे? गर्म के यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। और जब 10 लीटर रह जाए तब जल क्या हो गया? क्षारीय हो गया। CO2 गैस प्रवाहित करके उदासीन कर लिए और शोधित कर लिए। अब उस जल को पुनः दूसरे पात्र में प्रवाहित करते हैं और पात्र में प्रवाहित करके फिर से उसमें NaOH मिला करके नॉर्मलता कितना कर लेते हैं? 0.5 कर लेते हैं। और यह प्रक्रम कितने बार दोहराते हैं? 7 बार दोहराते हैं। तो अंत में हमें 100% शुद्ध भारी जल D2O क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिगर भी आसान है, एक बार समझाना है उसके बाद कह देंगे इसी प्रकार। ठीक है, तो लिखेंगे साधारण जल के 6000 भागों में, साधारण जल के 6000 भागों में एक भाग भारी जल होता है। भारी जल होता है। इसके लिए नहीं, भारी जल होता है। इस साधारण जल से भारी जल प्राप्त करने के लिए चित्रानुसार उपकरण लेते हैं। उपकरण लेते हैं जिसमें 0.5 n 0.5 n के आगे हाइफन NaOH के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन निकिल इलेक्ट्रोडों के मध्य, निकिल इलेक्ट्रोडों के मध्य
निकिल इलेक्ट्रोडों के मध्य सात चरणों निकिल इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा तब तक प्रवाहित करते हैं जब तक कि विलयन का आयतन घटकर अपने प्रारंभिक आयतन का एक बटा छः शेष रह जाता है। एक बटा छः शेष रह जाता है। बचे हुए क्षारीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करके उसको उदासीन कर लेते हैं। और पुनः जल का आसवन कर लेते हैं। तथा प्राप्त आसुत जल में NaOH मिलाकर पुनः 0.5 N सांद्रता करके अपघटन की यह प्रक्रिया सात चरणों तक दोहराते हैं। तो अंत में भारी जल D2O प्राप्त होता है। हो गया ना। ये विद्युत अपघटन द्वारा भारी जल प्राप्त करना। बनाने की सेकंड विधि, भारी हाइड्रोजन से देखो, भारी हाइड्रोजन का सूत्र होता है D2 और इस D2 को वायु की उपस्थिति में जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? D2O अर्थात भारी जल प्राप्त होता है।
यानी भारी हाइड्रोजन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर भारी जल प्राप्त होता है। तो लिखेंगे भारी हाइड्रोजन को O2 की उपस्थिति में जलाने पर O2 की उपस्थिति में जलाने पर भारी जल प्राप्त होता है। भारी जल प्राप्त होता है। रिएक्शन लिख लेंगे। और बनाने की थर्ड विधि, प्रभाजी आसवन द्वारा प्रभाजी आसवन द्वारा सुनो, प्रभाजी आसवन द्वारा हम कैसे बनाते हैं क्या भारी जल। तो साधारण जल H2O का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको मालूम है। जबकि भारी जल D2O का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दोनों के क्वथनांकों में बहुत ही कम का अंतर, लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस का होता है। अतः यानी साधारण जल और भारी जल, यानी साधारण जल के 6000 बूंदों में एक भाग भारी जल होता है। अतः उसका जब प्रभाजी आसवन करते हैं, प्रभाजी आसवन आगे है, अब का यहाँ पर पूरा फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे एक संयंत्र होता, प्रभाजक स्तंभ होता है। अब प्रभाजक स्तंभ में लेकर के जब गर्म करते हैं तो दोनों की वाष्प बनेगी। साधारण जल का क्वथनांक कम है तो ऊपर उठ करके प्रभाजक स्तंभ से टकराता हुआ ऊपर उठ करके दूसरे पात्र में एकत्र हो जाता है। और भारी जल का क्वथनांक अधिक होता है, अतः यह प्रभाजक स्तंभ, जिसे अवरोधक स्तंभ कहते हैं, टकरा करके पुनः द्रवित होकर के यानी उसी पात्र में वापस लौट आता है। यह प्रक्रम कई पदों तक करते हैं तो अंतिम पद में हमें क्या होता है, भारी जल D2O और साधारण जल H2O दोनों क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो शोधन की इस विधि को प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। तो लिखेंगे साधारण जल तथा भारी जल का क्वथनांक क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस तथा 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों के क्वथनांकों में बहुत ही कम का अंतर होने के कारण इसका आसवन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा करने पर
भारी जल D2 अलग हो जाता है। भारी जल D2 अलग हो जाता है। हो गया ना? बनाने की कितनी विधि हो गई? 3 विधि। अब लिखो सामान्य गुण। सामान्य गुण में पहला, भारी जल रंगहीन रंगहीन गंधहीन स्वादहीन रंगहीन गंधहीन स्वादहीन द्रव होता है, जिसका क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया? सेकंड, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव देखो, ताप के प्रभाव में कहेंगे कि यहां पर भारी जल D2O को, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 या P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने पर जिससे बने होते हैं, यानी ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन से बने थे, तो अपने सरल अवयव में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। तो लिखेंगे इसे P2O5 या Na2CO3 Na2CO3 की उपस्थिति में गर्म करने पर D2 तथा O2 में टूट जाते हैं। रिएक्शन लिख लो। हाँ, सेकंड, धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। थर्ड, धातुओं से क्रिया। यहां देखो, धातुओं से क्रिया, जैसे ये भारी जल D2O है और सोडियम धातु है, तो सोडियम धातु से जब क्रिया करता है तो देखो 2NaOD सोडियम ड्यूटेरोक्साइड, सोडियम ड्यूटेरोक्साइड, और साथ में ड्यूटेरियम 4 है, 2 यहाँ एडजस्ट हो गया, तो ये D2 अर्थात ड्यूटेरियम जो होता है, भारी हाइड्रोजन जो होता है, वह मुक्त होता है। तो लिखेंगे यह धातुओं से क्रिया करके भारी हाइड्रोजन मुक्त करते हैं।
रिएक्शन लिख लो। अगला धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया हो गया ना, तो धातुओं से क्रिया हो गया, तो अब लिखो धातु ऑक्साइडों से क्रिया। धातु ऑक्साइडों से क्रिया। धातु ऑक्साइडों से क्रिया। देखो भारी जल D2O धातु ऑक्साइड Na2O से जब क्रिया करता है तो सोडियम अर्थात ये देखो 2NaOD होगा, अर्थात सोडियम ड्यूटीराक्साइड, सोडियम ड्यूटीराक्साइड धातु ड्यूटीराक्साइड का निर्माण करते हैं। यानी किसी भी धातु ऑक्साइड से क्रिया करें, जैसे देखो आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या करेगा, यानी यहां पर D2O तो क्या बना लेगा आपका 2CaOD, कैल्शियम ड्यूटीराक्साइड का निर्माण कर लेगा। तो लिखेंगे यह धातुओं से क्रिया करके, या धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके, या धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके उसी धातु का ड्यूटीराक्साइड का निर्माण करते हैं। ड्यूटीराक्साइड चाहे ड्यूटाक्साइड का निर्माण करते हैं, उसी धातु का ड्यूटाक्साइड का निर्माण करते हैं। रिएक्शन लिख लो। अगला धातु कार्बाइड से क्रिया। धातु कार्बाइड से क्रिया। धातु कार्बाइड से क्रिया, इसमें लिखेंगे यह धातु कार्बाइडों से क्रिया करके यह धातु कार्बाइडों से क्रिया करके ड्यूटेरोहाइड्रोकार्बन, ड्यूटेरोहाइड्रोकार्बन, ड्यूटेरोहाइड्रोकार्बन बनाते हैं। देखो जैसे यहां पर धातु कार्बाइड, जैसे यहां पर कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2, CaC2, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। इसका उपयोग जानते हो क्या होता है? फल को पकाने में किया जाता है, कच्चा फल कार्बाइड द्वारा। और यहाँ पर देखो भारी जल D2O के साथ जब क्रिया करता है तो Ca, देखो जिस तरह H2O टूटता है H प्लस OH माइनस, इसी तरह D2O टूटेगा D प्लस OD पर माइनस, तो ये Ca पर 2 प्लस, तो CaOD का होल ट्वाइस, अब प्लस कार्बन 2 ठो है तो C2 और ड्यूटेरियम 2 ठो है D2। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे?
के यानी ड्यूटेरो, ड्यूटेरो। इसको क्या कहते हैं? दो कार्बन होता है तो एसीटिलीन, तो इसको ड्यूटेरो एसीटिलीन का निर्माण कर लेते हैं। उपयोग, अब लिखेंगे उपयोग, यानी भारी जल का क्या क्या उपयोग है। तो पहला, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर जहां बिजली उत्पन्न किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, दूसरा ड्यूटेरियम बनाने के रूप में, तीसरा अम्लों की क्षारकता निकालने में, क्षारकता निकालने में, चौथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने के रूप में, ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने के रूप में, और पांचवा ट्रेसर के रूप में। ट्रेसर, ट्रेसर क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि और जैव तंत्रों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्रेसर कहते हैं। नोट्स लिख लो, नोट्स, नोट्स में लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि तथा जैव तंत्रों के अध्ययन को ट्रेसर कहते हैं, ट्रेसर कहते हैं, जिसके द्वारा यौगिकों के संरचना का अध्ययन किया जाता है, संरचना का अध्ययन किया जाता है। यह है भारी जल के लय उपयोग। अब अगला हेडिंग, भारी जल से हानियां, भारी जल से हानियां। जैसे भारी जल से उपयोग है तो भारी जल से बहुत हानि भी है। तो क्या क्या हानियां हैं उसको हमें पढ़ना है। तो आज का मीटिंग यही समाप्त।